नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। अब हम रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां पीसीएस की प्री परीक्षा को 22 दिसंबर को आयोजित किया गया है और क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ नई डेट है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। लोक सेवा आयोग के बाहर पिछले 4 दिनों से चला प्रदर्शन 5वें दिन थम गया है। हालांकि कुछ छात्र अभी भी नाराज हैं। उनका कहना है कि आरओ पर भी जल्द से जल्द निर्णय हो। हालांकि आयोग की तरफ से एक कमेटी बना दी गई। पिछले दिनों जिस तरह से आंदोलन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ था, ऐसे में फिलहाल जो आंदोलन था वो आयोग के इस पहल के बाद कि पीसीएस की परीक्षा पूर्व प्रणाली की तरह कराई जाएगी, उसके बाद ठंडा पड़ गया है। हालांकि कुछ अभ्यर्थी आरओ के भी उसी पैटर्न पर परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। आयोग की तरफ से कहा गया कि एक कमेटी बना दी है और उस पर निर्णय जल्दी किया जाएगा। फिलहाल अब ये कह सकते हैं कि इतना ज़रूर हुआ है कि पीसीएस की जो परीक्षा उसकी तारीख भी घोषित कर दी गई है और पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र अपने भविष्य के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन आरओ वाले अभी भी नाराज हैं। अब आने वाले दिनों में आयोग के लिए एक बड़ी मुश्किल ये होगी कि जल्द अगर इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि आंदोलन एक बार दोबारा शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी भी अभ्यर्थी मान रहे हैं कि अगर आयोग ने फैसला नहीं सुनाया तो अगले वर्किंग डे पर यानी 2 दिनों बाद सोमवार से वो फिर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी आयोग पर ये दबाव है कि वो आरओ पर भी जल्द से जल्द निर्णय ले। फिलहाल अब थोड़ी मुश्किलें आयोग की ज़रूर कम हुई है कि ज़्यादातर आंदोलनकारी वापस जा चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी आयोग फैसला करेगा और ये एक बड़े आंदोलन को खत्म करवाएगा। अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी अब यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि राजनीतिक दलों का अखाड़ा बन चुकी है। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ, क्या है, पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। राजधानी लखनऊ की यूनिवर्सिटी अब राजनीतिक अखाड़ों का अड्डा बनती दिख रही है। राजनीति चमकाने के लिए सफेद पोश नेता यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। राजनीतिक अखाड़ों का अड्डा बनने की गवाही दर्ज मुकदमे दे रहे हैं। यहाँ पर 2014 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। कल समाजवादी छात्र सभा के प्रदर्शन को लेकर भी राजधानी लखनऊ की पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। दरअसल राजधानी लखनऊ की यूनिवर्सिटी अब चर्चा का विषय बनती दिख रही है। यहाँ पर हर रोज सफेद पोश प्रदर्शन करते हैं और छात्र हित की बात करते हुए कहीं न कहीं छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान भी करते रहते हैं। अगर वर्ष 2014 की बात करें तो यहाँ पर मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 32 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया था कि अवैध रूप से प्रदर्शन हुआ था। इससे कहीं न कहीं छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ऐसे में सरकार को ठोस और कड़ा कदम उठाने की मांग भी तेज हो चली है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अगली खबर देश की राजधानी से है, यानी दिल्ली से है, जहां सराय काले खां चौक का अब नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। लेकिन क्यों यह नाम में बदलाव किया गया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कमल किशोर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस को काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में भी केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिरसा मुंडा की जयंती पर ऐलान किया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराय काले खां आईएसबीटी चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा रखा जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में कहा कि आईएसबीटी बस स्टैंड के बाहर जो बड़ा चौक है उसे बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। इस प्रतिमा और उस चौक का नाम देखकर दिल्ली वासी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर आने वाले लोग निश्चित रूप से उनके जीवन से प्रेरित होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
अगली खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस चौकी में फोन चोरी के मामले में शटरिंग लेबर को इतना टॉर्चर किया गया है कि उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद अहमद। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से पुलिस की बर्बरता का मामला चर्चाओं में आ गया है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में जहां एक तरफ कस्टोडियल मौत में विकास नगर पुलिस घेरे में आई थी, तो वहीं चिन्हट पुलिस के ऊपर भी कस्टोडियल मौत के आरोप लग चुके हैं। हाल फिलहाल मामला थाना पीजीआई का बताया जा रहा है, जहां पे शटरिंग लेबर रोहित नामक व्यक्ति को आशुतोष नामक सिपाही ने बुलाया था चोरी के मोबाइल के आरोप में, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि मुझको चोरी के मोबाइल के आरोप में बुलाकर मुझे बुरी तरह पीटा, जिसके निशान, जो जिस्म के निशान है, वो तस्वीरों में साफ तौर से बयां कर रहे हैं कि किस तरह से उसको कितनी बर्बरता से रोहित को पीटा गया। पूरा मामला थाना पीजीआई का बताया जा रहा है, जहां पे रोहित के साथ इस तरह से पुलिस की बर्बरता हुई है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइड। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रस्तावित जनसभा में जनता इंतजार करती रही और वो वहां पर पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाए और उसके बाद जनसभा को किसने संभाला, क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। विधानसभा पर जहां उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम प्रस्तावित था, किसी कारणवश स्थगित हो गया है। तो वहीं उनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अनुजेश प्रताप सिंह यादव के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले थे, मगर विजिबिलिटी होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है। यह जानकारी उनके ही उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने दी है। जनसभा खत्म होने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि जो समाजवादी पार्टी में भीड़ जो आज आई है, वो कहां से आई है, कैसे आई है, सभी लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम हो रहा है, वहां मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को संबोधित करना है। तेज प्रताप यादव के समर्थन में इस जनसभा का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में वहां भीड़ पहुंचने वाली है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अन्य जनपदों से लाने का आरोप लगाया है। तो वहीं जो प्रत्याशी हैं अनुजेश प्रताप की उनकी मां पूर्व विधायिका उर्मिला यादव ने भी कहा है कि हम जानते हैं, समाजवादी पार्टी में हम रहे हैं, कि कैसे भीड़ लाई जाती है और कैसे भीड़ वहां मौजूद है और कौन कहां से भीड़ आई है, इसके बारे में अच्छी तरह सबको पता है। इसकी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में भूमि जिहाद और मजार जिहाद के खिलाफ धामी सरकार बड़ी ही सक्रियता से अभियान चला रही है। बावजूद इसके ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब और कौन सी घटना सामने आई है, पूरा मामला क्या है, कहानी क्या है, विस्तार पूर्वक बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लैंड जिहाद को लेकर या फिर लव जिहाद को लेकर कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें कई जो मजारें हैं वो तोड़ी गई थी। और वहीं देखिएगा कि जो अवैध निर्माण किया जा रहा था, उस पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया था। लेकिन वहीं देखिएगा कि ये कहा जा सकता है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो लैंड जिहाद है वो लगातार होता हुआ नजर आया। क्योंकि एक ताजा मामला राजधानी देहरादून का सामने आया है, जहां पर एक स्कूल के अंदर जो है मजार बनाई जा रही थी और जिस पर कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों ने ऐतराज जताया और जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर उस मजार को तोड़ दिया गया है। लेकिन इस तरह की मजार बनाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि राजधानी देहरादून में कहा जा सकता है कि इतनी सुरक्षा रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की मजार बनाई जा रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। अगली खबर लखनऊ से है, जहां आरएसएस ने यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा संगठन के साथ चुनाव के मद्देनजर एक खास रणनीति बनाई। और वो रणनीति क्या है, बताने हमारे सहयोगी संजय। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई है। उसके तहत आरएसएस ने क्षेत्रीय संघ टोली के साथ आरएसएस के संघ कार्यवाह अरुण कुमार ने बैठक की है। उसमें ये तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों में होने वाले चुनाव में किसी भी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। प्रधानमंत्री के नारे को लेकर, विकास की गति को देने को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारा न बटेंगे,
कटेंगे, इसको लेकर के आरएसएस एकदम एकजुट और लामबंद हो गया है। आरएसएस ने स्पष्ट कहा है कि पूरी भाजपा को इस नारे पर एक होकर काम करना होगा, तभी आने वाले दिनों में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हो सकेगी। अब ऐसे में देखना यह है कि आरएसएस ने जो रणनीति बनाई है, क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की इकाई अमल कर सकती है। तो खबर लखनऊ से है, जहां इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। लेकिन खबर क्या है और उसका असर क्या हुआ है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी मतदान के पहले जेल से बाहर आ सकते हैं। आगजनी मामले में कोर्ट ने इरफान सोलंकी को जमानत दे दी है। फिलहाल कानूनी अड़चन न आई तो वह जेल से बाहर आकर अपनी पत्नी नसीम सोलंकी को जिताने के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। दरअसल कानपुर की सीसामऊ सीट के विधायक रहे इरफान सोलंकी जेल में बंद हैं। उन पर 18 मुकदमे दर्ज हैं और सीसामऊ में आगजनी मामले में। तो खबर देहरादून से है, जहां दून मेडिकल कॉलेज लगातार स्टाफ की कमी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लगातार दून मेडिकल कॉलेज स्टाफ की वजह से क्यों जूझ रहा है और अब क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। चले कि राजधानी देहरादून का राजकीय दून मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। और आप देखिएगा कि जो भी मरीज हैं वो लगातार दून अस्पताल में आते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण कहीं ना कहीं उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसकी बानगी कहीं ना कहीं जो गीता जैन है, प्रिंसिपल है दून मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने भी माना है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर कहा जाए या फिर राजधानी देहरादून के अंदर कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी देखने को मिलती है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं जो नर्सों की कमी है वो भी देखने को मिलती है और उसके साथ ही वार्ड बॉय की भी कमी है और उसके साथ ही डॉक्टरों की भी कमी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जनवरी या दिसंबर तक कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है या नर्सेज है या फिर कहा जाए कि वार्ड बॉय है, उनके लिए जो वार्ड बॉय के लिए जो टेंडर डलता है वो उसकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और दिसंबर या जनवरी तक कहीं ना कहीं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज को वार्ड बॉय भी मिल जाएंगे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन तब तक के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी परेशानी है, मरीजों के लिए बड़ी परेशानी है कि तो रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमरोहा से है, जहां जिले में हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ और इस पूरे हादसे को लेकर पूरी अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। देश के अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर 3 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हुई है। जहां पर एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिसके बाद परिवार में पूरी तरह से कोहराम मच गया। अमरोहा जनपद में अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत से जनपद में हड़कंप का माहौल है। वहीं अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि अमरोहा शहर के कल्याणपुर निवासी 2 भाई और एक मां तिगरी गंगा स्नान करके लौट रहे थे। रास्ते में रजबपुर नेशनल हाईवे पर जनकपुरी के पास नॉर्दर्न पब्लिक स्कूल के सामने तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें अगली खबर लखनऊ से है, जहां चर्चित एमआई बिल्डर्स के मामले में निदेशक कादिर अली से ईडी ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की है। और कादिर अली ने क्या कुछ बताया है ईडी को, बताने हमारे सहयोगी मोहम्मद आमान। एमआई बिल्डर कादिर अली ईडी की पूछताछ में बैठे हैं। एमआई बिल्डर कादिर अली का पूरा मामला एक विवादित टाउनशिप की जमीन पर कब्जियाने को लेके ईडी ने एमआई के जो डायरेक्टर है कादिर अली, उनसे पूछताछ की। घंटों पूछताछ के बाद से भी बताया जा रहा है कि कादिर अली ने अभी तक जो ईडी के अधिकारी हैं उन लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, जिसको लेके ईडी के जो अधिकारी हैं वो दोबारा एक बार फिर से जो एमआई बिल्डर है कादिर अली, इनसे एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। पूछताछ में जो सवाल है ईडी के, उन सवालों का संतोषजनक जवाब न मिलने पर ईडी ने एक बार फिर से कादिर अली से सवाल जवाब करने को कहा है।
तो खबर जौनपुर से है, जहां आपसी रंजिश को लेकर दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी मच गई। लेकिन रंजिश क्या थी, पूरा मामला क्या है और क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। आपसी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बदलापुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकी सराय मोड़ के पास सड़क किनारे गंभीर हालत में एक युवक जो है पड़ा मिला। तो अस्पताल में लोग लेकर जब उसे भर्ती कराए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं हत्या की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि 4 पहिया वाहन से आए बदमाशों ने युवक का अपहरण कर उसे लाठी डंडे से मारपीट कर सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। हालांकि हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी है। वहीं घटना तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर है रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में शराब पर फिर सियासत देखने को मिल रही है। लेकिन अब क्यों सियासत देखने को मिल रही है, अब क्या हो गया, खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। बंदी या सरकारी खजाने में इजाफा। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर हमेशा सियासत गर्म रहती है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे आप मनपसंद ब्रांड की शराब किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। उस ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस दुकान पर किस ब्रांड की शराब बिक रही है। जी हाँ, उस ऐप का नाम है मनपसंद ऐप, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि वो अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है। तो खबर झांसी से है, जहां दिन दहाड़े मात्र 8 मिनट में दरवाजा तोड़कर 10 से 15 लाख रुपए की चोरी कर चोर वहां से चंपत हो गए। और चोरों पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, वो पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। झांसी में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव परिवार कॉलोनी में डीआरएम ऑफिस के क्लर्क के घर में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी कर डाली और पूरी चोरी मात्र 8 मिनट में की गई है। और 8 मिनट की चोरी में लगभग 10 से 15 लाख रुपए चोर उड़ा ले गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित प्रभा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह डीआरएम ऑफिस में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। हर रोज की तरह वह सुबह अपने ऑफिस गई हुई थी और घर पर ताला डला हुआ था। उन्होंने बताया कि उनके कॉलोनी में घर के सामने एक मंदिर बना हुआ है, जहां प्रतिदिन आरती होती है। जब कॉलोनी वाले आरती में शामिल होने गए थे, उसी समय 3 चोर लग्जरी कार से मोहल्ले में घुसते हैं और एक चोर मंदिर के बाहर खड़ा होकर रेकी करता है। जैसे ही मंदिर में पूजा शुरू होती है तो पूजा की आवाज का एरा लेकर 2 चोर अंदर घुस जाते हैं। और तो अगली खबर गोरखपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश खरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों एक किन्नर की हत्या हो गई थी। और अब उस मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, बता रहे हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। जानना है कि बीते दिनों एक किन्नर समाज की हत्या हुई थी, जिसको लेकर के आज किन्नर समाज के लामबंद लोग होकर के बराबर थाना पहुंचे हुए उनके न्याय को लेकर। वही किन्नर समाज के लोगों का लगातार ये भी आरोप है, एक रूबी किन्नर नाम का है और एक निजामुद्दीन, जो आए दिन किन्नरों के साथ ऐसी घटनाएं करते नजर नहीं आता है। वहीं कईयों ने चोरी का आरोप लगाया तो कईयों ने मारपीट की भी बात कही है। वहीं परिजन जो है जिसकी हत्या हुई, उस परिजनों का आरोप यह है कि जो रूबी किन्नर है और निजामुद्दीन किन्नर है, उसके द्वारा उसकी काजल नाम की जो किन्नर थी उसकी हत्या की है, जिसकी शव जो है खोराबार थाना क्षेत्र अंतर्गत मिली थी। वहीं पुलिस लगातार एक हफ्ते से इस मामले में लगी हुई थी। वहीं किन्नर समाज के लोगों ने अखबार के माध्यम से इसकी जानकारी हुई तो लगभग हमको लग रहा है कि पूर्वांचल के लगभग किन्नर इस थाने पे पहुंचे हुए हैं और लगातार सरकार से और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रूबी किन्नर। तो अगली खबर जौनपुर से है, जहां एक बारात में उस समय हड़कंप मचा जब हौसला बुलंद करके कुछ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक का अपहरण करने का प्रयास किया। लेकिन अपहरण करने का प्रयास क्यों किया, मामला क्या है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, तीनों विस्तार से बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में एक बारात में उस समय हड़कंप मच गई कि जब बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक का अपहरण करने का प्रयास किया। बदमाशों की सारी करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वायरल तस्वीर में देखा जा रहा है कि बदमाश एक युवक का अपहरण कर रहे हैं, जबरन जो है बाइक पर बैठा रहे हैं।
हालांकि युवक बदमाशों के चुंगल से छूटने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं युवक ने बदमाशों के चुंगल से छूटकर भागने लगा तो बदमाश असलहा लहराते हुए फायर झोंक दिया। वहीं घटना में एक बाराती अधेड़ के पैर में गोली लग गई। वहीं गोली चलने की खबर मिलते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं घायल अधेड़ को इलाज के लिए शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। तो वहीं झांसी पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सर्किट हाउस में बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है सतीश चंद्र मिश्रा ने, बता रहे हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज झांसी पहुंचे। झांसी में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए बोले कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में हो रहे उपचुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और अपनी रणनीति बनाकर पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं पोस्टर वार को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा और सपा की ये मिली भगत है, ये इस तरीके के पोस्टर वार इसलिए कर रही है ताकि ये मीडिया पर छाई रहे। झांसी से शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। अगली खबर बदायूं से है, जहां पुलिस की वर्दी की धज्जियां उड़ाते हुए दरोगा की शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी विजय। बदायूं जनपद के हजरतपुर थाने पर तैनात दरोगा बलबीर सिंह का दारू की पार्टी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दरोगा जी दारू की पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वही वायरल वीडियो के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने संज्ञान लेते हुए दरोगा जी को निलंबित कर दिया है। हालांकि बताया जाता है कि दरोगा जी ने एक दुष्कर्म के मामले को रफा दफा करने के चलते 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें कुछ रुपए पहुंच जाने के बाद दरोगा जी ने कमरे पर ही दारू की पार्टी शुरू कर दी, जिसका किसी ने। अगली खबर इटावा से है, जहां इटावा पुलिस द्वारा एक हिस्ट्री सीटर सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार पूर्वक बता रहे हमारे सहयोगी वंदना। इटावा पुलिस द्वारा एक हिस्ट्री सीटर सहित 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि मेहरा चुंगी स्थित एक निजी हॉस्पिटल जीएलपी हॉस्पिटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ शरारती तत्व, जो कि उस वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा सकता है कि जो हॉस्पिटल में तीमारदार हैं उनकी गाड़ियों में भी काफी नुकसान हुआ था। इसी पर हॉस्पिटल संचालक और तीमारदार द्वारा कल इटावा पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई थी, जिस पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जिसमें कार्रवाई करते हुए फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस और सीओ सिटी इटावा द्वारा कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री सीटर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार। तो खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया और आदिवासी समाज के द्वारा अपनी संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन भी किया गया। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। आज आदिवासियों का बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजाति गौरव दिवस के मनाया गया। जिला प्रशासन की ओर से छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले में आदिवासी बहुत मात्रा में रहते हैं और यहाँ के जो शहीद है वीर नारायण सिंह, जो छत्तीसगढ़ पहले स्वतंत्रता सेनानी और शहीद आदिवासी नेता हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ाई किया और अंग्रेजों ने उन्हें रायपुर के जय स्तंभ में फांसी के सर पर लटका दिया गया था। आज आदिवासी समाज द्वारा अपनी परंपरा का प्रदर्शन किया गया और उसके बाद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल थे, जिन्होंने बताया कि आदिवासियों का जो योगदान है भगवान राम की सेना में है, भारतीय सेना में है, महाराणा प्रताप की सेना में भी इनका अमूल्य योगदान है। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।